फ्रेंड्स, साथियों, ये आज के दिन का दूसरा सत्र प्रारंभ होने वाला है और हमारे स्पीकर डॉक्टर SY कुरैशी साहब, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आ चुके हैं। तो मैं कुरैशी साहब से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो डायस पे आ जाएं। आज की अध्यक्षता दीपक ढोलकिया जी, जो CFD के कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आ जाएं। साथियों, ये सत्र जो है इलेक्ट्रल एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो बहुत पूर्व के सेशंस में भी हमारे कई साथियों ने उस पर बात की। जस्टिस मदन लोकुर साहब ने भी इशारा किया कि क्यों इलेक्ट्रल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं, और CFD का भी प्रारंभ से जो है एजेंडा रहा है। जयप्रकाश जी ने तारकुंडे कमेटी बनाई थी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के लिए, तो ये एक कॉन्टिन्यूटी इन हिस्ट्री है हमारा, ये कि कैसे इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स और जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, भारतीय डेमोक्रेसी। हालांकि आप जानते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए अब ये भी कहा जाने लगा है कि ये इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी होकर के रह गया है। चुनाव तो किसी प्रकार से हो जाता है, किंतु जनतंत्र की जो मूल बातें हैं और जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अगर चुनाव के परिणाम पर संदेह होने लगे, चुनाव में सबकी भागीदारी इसलिए ना हो पाए क्योंकि उम्मीदवार पैसे के बल पे अब तो टिकट भी खरीदते हैं, पार्टियों में कोई डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है, तो ये बहुत सीरियस इशू है। EVM का सवाल तो अपनी जगह है। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे बीच फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी साहब, डॉक्टर SY कुरैशी साहब हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रह चुके हैं और जिन्होंने बहुत करीब से सब कुछ किया भी और देखा भी और अब भी देख रहे हैं, वो खुद इस पर चर्चा करेंगे। इन्होंने पुस्तक भी लिखी है इसी पर, जो है इलेक्शन के मेकिंग ऑफ द इलेक्शंस इन इंडिया और समथिंग। और हाँ, इससे पहले हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं CFD की तरफ से। मैं अपने प्रेसिडेंट हिरेमठ साहब से निवेदन करता हूं कि वो आएँ और CFD की ओर से कुरैशी साहब का अभिनंदन करें। किशोर भाई आइए, दीपक जी का अभिनंदन करें आप। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं, आइए प्लीज, आइए ना। हाँ हाँ हाँ, हमारे साथी किशोर दास जी हैं उड़ीसा से, आप दीपक जी का अभिनंदन करें। धन्यवाद। तो धन्यवाद। मेरा कार्य अभी अब खत्म होता है और मैं अध्यक्ष दीपक जी से निवेदन करता हूं को आए इंट्रोड्यूस करें। आदरणीय कुरैशी साहब, हमारे CFD के अध्यक्ष हिरेमठ जी, जनरल सेक्रेटरी पंचोली साहब, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन के लिए चेयर करने का अवसर मिला है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। कुरैशी साहब 2010 में CEC बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद भी लोगों के सामने रहने वाले, मेरा ख्याल है, एकमात्र CEC हैं जिनके विचार और हर जगह वो शामिल होते हैं। और चुनाव पर धीरे धीरे जब निष्पक्षता ख़त्म होने जा रही थी, उससे पहले के एक स्टेज में, संध्या, दिन और रात के बीच जो संध्या का समय होता है, उस टाइम के आज भी उनका जो में ये आए और उस टाइम का
जज्बा उनका आज भी वैसा ही कायम है इतने सालों के बाद। उनसे हम काफ़ी बातें सुनेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट हमारा सिस्टम, रिकॉल सिस्टम, क्या क्या लोगों में कई तरह की मांगे और डिमांडें हैं। कुरैशी साहब हमें इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। छोकर साहब तो उन्होंने हर कैंडिडेट का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने पेश किया। इतना बड़ा काम किया कि इन्होंने ये दिखाया है कि हमारे सिस्टम में, चुनाव सिस्टम में क्या भ्रष्टाचार क्या है, किस वजह से है। दोनों से हम ईवीएम रादर अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बारे में भी सुनेंगे। मैं बहुत ज़्यादा इनके बीच और आपके बीच आना नहीं चाहता, तो मैं कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भारतीय चुनाव व्यवस्था और सुधार पर अपने विचार रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सैकड़ों बार मैं भी डॉक्टर साहब बोल चुके हैं। अब तो हमें नोट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ मतलब वैसे ही याद है। सोते में भी बोल सकते हैं, सोते बहुत ज़्यादा अच्छा बोल लेते हैं, रैंडमली और इसमें पिकअप कर लेते हैं। कोई बड़ा वॉल्यूम बढ़ा ऑर्गेनाइज किस्म का वो नहीं है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी जिक्र किया, उस पर जिक्र कर सकते हैं। ईवीएम का भी जिक्र आया, वो तो घिसी पिटी चीज़ है, उस पर तो वक्त ना बर्बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग कुछ जानना चाहेंगे तो मैं खुशी से जवाब दूंगा। लेकिन जो दो इम्पोर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिनकी हमें चर्चा ज़रूर करनी चाहिए, वो है एक तो अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, जिस पर रिसेंटली कानून बना था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और एक क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिस पे मुझसे से ज़्यादा अच्छे छोकर साहब बताएंगे, क्योंकि ADR ही इस क्वेश्चन को डॉक्यूमेंट करता है रेगुलरली। तो इलेक्शन की तरफ से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के प्रपोजल जाते रहते हैं गवर्नमेंट को। मेरे वक्त में 40 के करीब थे और अब 100 के करीब हैं, लेकिन ये बिल्कुल वन वे ट्रैफिक है। हमारे तरफ से प्रपोजल जाते रहते हैं, वहाँ पे वो जमा होते रहते हैं, उसके ऊपर धूल जमती रहती है, ये रूटीन है उसको तो। और एक आध रिफॉर्म के नाम से जो कुछ किया जा रहा है वो सरकार की तरफ से ही रिफॉर्म की टांग तोड़ने के लिए किया जाता है कि वो अपना कुछ शोषा छोड़ देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड वॉज द रिफॉर्म जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत मलामत की, आपको मालूम ही है। फिर ये जो इसको छोड़ ही देते हैं, ये ठीक लग रहा है। दिस इज बेटर। हेलो, इज दिस बेटर? यस, थैंक यू। इसको ऑफ कर सकते हैं। तो एक तो इस पे मैं बताना चाहूँगा कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक ADR भी उसमें शामिल था, कि सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि जो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। सरकार यूनिलेटरली जिसको चाहे लगा देती है, तो उसको ठीक करना चाहिए। हालांकि कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि साहब आप भी तो इसी तरीके से आए थे। लोग सवाल करें या न करें, मैं खुद ये कहता हूँ कि मैं भी उसी तरीके से आया था और मैं खुश नहीं था इस तरीके से। ऑन रिकॉर्ड मेरे कई इंटरव्यूज़ में एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कि मैं खुश नहीं हूँ कि मुझको सरकार ने ही लगा दिया। अगर अपोजिशन लीडर ने भी साइन किए होते तो मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता, क्योंकि वो इस बात का सबूत होता है कि मेरी एक्सेप्टेंस अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़ है। एक करण थापड़ का बड़ा फेमस इंटरव्यू गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने खास तौर से पूछा, और जैसे उनकी आदत है कि जब तक वो क्लैरिटी ना हो जाए वो छोड़ते नहीं हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी आपका ऑर्डर साइन किया होता तो आप खुश होते? मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि उससे ये सिग्नल जाता है कि ये नॉन पार्टीजन है। ये नहीं कि कांग्रेस ने लगा दिया तो कांग्रेस का फेवर करेगा या बीजेपी ने लगा दिया तो बीजेपी का फेवर करेगा, ऐसा नहीं है।
पिछले 70 साल से इसी तरह की पोस्टिंग हो रही थी और किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पक्षपात नहीं किया था। अरे किसी को भी देख लें, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी शुरू में हुई, एक आध पे तो ज़रा ज़्यादा हुई, लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठे, उस पद पे बैठ के, किसी ने उस जो उनका रोल है न्यूट्रल, उससे डिविएशन उसने नहीं की थी। लेकिन ये सिंबॉलिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसकी बाई पार्टीजन सिलेक्शन सिस्टम हो। तो कोर्ट ने ये कहा गवर्नमेंट से कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 जिसका हम सुबह शाम नाम लेते हैं, उसी के सेक्शन 5 में लिखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर देखिए कानून के जरिए जो पार्लियामेंट कभी बनाएगी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई 70 साल हो गए, तुमने अभी तक कानून ही नहीं बनाया, तो कानून बनाओ। लेकिन उसकी जो स्पिरिट थी, कानून क्यों बनाओ, क्योंकि जो कोर्ट केस में चैलेंज किया गया था कि भाई बाई पार्टीजन वो होना चाहिए, न कि पार्टीजन सिलेक्शन होना चाहिए, अपोजिशन वाले से भी कंसल्ट करना चाहिए, ये मकसद था। तो सरकार के पास एक्ट बनाने का आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऐड किया जिसमें लोग ज़रा कंफ्यूज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप एक्ट नहीं बनाते, जब तक एक कोलिजियम सिस्टम जो ऑलरेडी जिससे हम परिचित हैं, एक कोलिजियम अपॉइंट किया करेगा। कोलिजियम क्या है? जो CIC को, CVC को, CBI के डायरेक्टर को, कितने वो हैं जिनको अपॉइंट करता है, उसमें है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि यही कोलिजियम, जब तक आप कानून नहीं पास करते, तो ये कोलिजियम। गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया पार्लियामेंट से जिसको लोग भूल गए। लोगों की मेमोरी बड़ी पुअर है और मीडिया की तो उससे ज़्यादा पुअर है जानबूझ के। वो बिल जो था वो उसमें बड़ी खूबियाँ थी। बाद में उसको विदिन ए मंथ उसको उन्होंने बदल दिया, जिसमें कई खराबियाँ इंट्रोड्यूस कर दी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उनके ओरिजिनल बिल की खूबी थी, उसमें उन्होंने वही कोलिजियम डिक्लेयर किया था कि ये आगे से अपॉइंटमेंट जो होगी कोलिजियम करेगा, और कोलिजियम की वही कॉम्पोजिशन जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त बताई थी। दूसरी चीज़ उन्होंने अच्छी उसमें की थी, जो अभी भी है, कि पहले कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं थी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन हो सकता है। आप किसी मजदूर को, रिक्शा वाले को भी बिठा सकते, कोई रोक टोकने को क्वालिफिकेशन ही नहीं। ये बात दूसरी है कि सिर्फ सिविल सर्वेंट जो सेक्रेटरी रैंक के अफसर थे वही लगाए जाते थे। तो अच्छा, उनको इलेक्शन का तजर्बा, क्योंकि मुझे याद है कि पहले दिन जब मैं सर्विस ज्वाइन की थी, 72 का इलेक्शन हुआ, मैं एक बूथ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना। तो हर लेवल पे हमारे तो हमें तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। उस लिहाज से सिविल सर्वेंट को जो लगाना है वो रियल प्रैक्टिस थी, उसको उन्होंने कानून में बदल दिया, जो अच्छी चीज़ है। दूसरी एक अच्छी चीज़ उसमें ये कही कि उन्होंने एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी बना दी कि ब्यूरोक्रेट तो 100, 200, 500 हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं। सेक्रेटरी लेवल के रिटायर्ड ऑफिसर अगर आप गिनने शुरू करें तो 300, 400 होंगे। तो उन्होंने कहा कि एक कमेटी जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी, जो 5 नाम सेलेक्ट करके इस कोलिजियम को पेश करेगी। अब 200 का बायोडेटा भेज दिया जाए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, और एक दिन का नोटिस दिया जाए कि कल सुबह मीटिंग है, ये 200 बायोडेटा है, पढ़ के आ जाना, तो ये तो मजाक हो जाएगा। तो इसे 5 की शॉर्ट लिस्टिंग इज ए गुड आइडिया। वो उस कमेटी का चेयर अध्यक्ष थे जो प्रपोज किए गए थे, फर्स्ट ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो थे कैबिनेट सेक्रेटरी। तीसरी चीज़ उसमें ये की गई जो ख़राब थी कि इलेक्शन कमीशन का स्टेटस जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट था, सुप्रीम कोर्ट जजेस के का इक्विवेलेंट होता है इलेक्शन कमिश्नर, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी में डाउनग्रेड कर दिया। तो हम लोगों ने शोर मचाया, पर फॉर्मर रिटायर्ड सीज वगैरह ने शोर मचाया कि साहब ये तो हमारी पूरी दुनिया में हमारे जो इक्वेशन है ख़राब हो जाएगी। और जगह के लोग आ रहे हैं, वो जजेस हैं, हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ब्यूरोक्रेट होगा, तब कैबिनेट सेक्रेटरी का वो किस तरह डील करेगा, उसको कौन सीरियसली लेगा। तो उन्होंने खैर उस ड्राफ्ट को वापस लेके ड्राफ्ट को बदल दिया, और ये जो स्टेटस था जज वाला बाकी रखा।
मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें ये खूबियाँ और खराबियाँ बयान की थी, तो उसमें से कुछ को उन्होंने कॉग्निजेंस लिया। मैंने ये कहा था कि कैबिनेट सेक्रेटरी इस कमेटी के अध्यक्ष होना ठीक नहीं है, क्योंकि जिसको वो अपॉइंट करने की बात हो रही है वो तो उससे सीनियर है, वो तो जज का लेवल का है। एक जूनियर आदमी एक सीनियर आदमी की अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन करे, वो अच्छा नहीं लगेगा। उसको भी सरकार ने चेंज कर दिया। वो कमेटी हेडेड है बाय द लॉ मिनिस्टर। दूसरा रीज़न मैं ये था कि कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ भी ये ज्यादती होगी कि वो चेयरमैन हो जाए, क्योंकि भैया वो भी तो कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन अगर वो खुद ही चेयरमैन है शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी का, तो वो अपना नाम देने में उसको तो एम्बेरसमेंट होगी, वो शायद अपना नाम पेश ही नहीं कर पाएगा, तो ये उसके साथ ज्यादती है। तो खैर उसका सुधार उन्होंने कर दिया, लेकिन इस चक्कर में जो गड़बड़ कर दी कि इसकी जो कोलिजियम है उसकी कॉम्पोजिशन बदल दी। कॉम्पोजिशन क्या है, हंसने के बिल्कुल हंसी आ जाएगी। प्रधानमंत्री, उनका अपॉइंटेड कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब ये फेयर सिलेक्शन करेगा ये कोलिजियम, जिसमें 2 to 1 ऑलरेडी है, और वो नंबर 2 जो उन्होंने अपॉइंट किए प्रधानमंत्री जी ने, वो कौन से किए? अमित शाह। अब ये दो मिलके लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अगर मुंह खोलने देंगे, क्या फेयर सिलेक्शन हो सकता है? ये जानबूझ के ये स्लैप किया है सुप्रीम कोर्ट पे और सारे इस डिबेट पे कि ठीक है कोलिजियम बनाते हैं, ये लो जी कोलिजियम, तो मजाक है। नहीं, इसमें तो गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन वो तो नाम की तो चीज़ आजकल डिक्शनरी में है ही नहीं, तो बना दिया। चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, वैसे वापस गया उसको, उसी ADR VDR दोबारा कोर्ट में गए कि साहब पर्पस था बाई पार्टीजन सिलेक्शन प्रोसेस, ये तो बाई पार्टीजन नहीं है, ये तो टोटली पार्टीजन है, वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं। मैं कहता मालूम है 2 to 1 है, तो ज़रा सा भी कोई स्कोप नहीं। मैं प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता? मैं ये करता कि 5 के नाम तो सेलेक्ट करके दे ही दिए हैं लॉ मिनिस्टर ने, और मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि लॉ मिनिस्टर साहब ने ये 5 नाम प्रधानमंत्री को पहले दिखा के तैयार क्यों, तो 5 प्रधानमंत्री के लिए एक्सेप्टेबल है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये है, इनके सामने 5 रख दूंगा कि भैया आप इसमें से कोई सा भी चुन लो, मुझे मंजूर है, क्योंकि जिसको भी ये चुनेंगे वो तो मेरा आदमी तो है, 5 मेरे हैं, और ये उनमें से इसको चुनेंगे, इनको भी बड़ा सेटिस्फैक्शन होगा कि देखो मैंने चुना, तो इट वाज विन विन फॉर बोथ। लेकिन नहीं, ये नाइस्टीज का तो कोई मतलब ही नहीं ना आज के ज़माने में। तो ये एक्ट बन गया। अब कोर्ट इस पर बड़ा टाइम लगा रही है, कोर्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस में इतना टाइम लगा है, एक केस में तो कोर्ट ने देखा कि हमारे लिए सब बस केस बराबर है, मेरे इनके लड़ाई तो मैम की लड़ाई हो रही हो और ये कोर्ट में हो, और इलेक्टोरल बॉन्ड का केस हो, ये अपॉइंटमेंट का, ये क्या बराबर हो सकते हैं? जहाँ नेशनल गुड इन्वॉल्व है, नेशन का सवाल है, उसको सुप्रीम कोर्ट ये कहते कि सब बराबर है हमारे लिए, ये बिल्कुल गलत है। जो और बहुत जजेस हैं जिन्होंने इन केसेस को प्रायोरिटी दी है, बहुत से हैं जो 5-6 चीफ जस्टिस थे जिन्होंने 6-6 साल तक इलेक्शन रिलेटेड केसेस को हाथ नहीं लगाया। दे आर आंसरेबल, उनसे पूछा जाए किसी दिन कि वो ये देश के लिए क्या करके गए। बहरहाल तो एक तो ये सिस्टम, अपॉइंटमेंट सिस्टम वाला जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये अभी पेंडिंग है। छोकर साहब बताएंगे कि कोर्ट में उसकी क्या स्टेटस है, कब आ रहा है और क्या इम्कान है। दूसरा, हम साल से लड़ रहे हैं कि जी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है। तो 2004 से हमने 5, 4, 9, 14, 19, 25, 24 ये 4-5 इलेक्शन, इनकी क्रिमिनल्स की गिनती बढ़ती जा रही है। 20% थे, फिर 25 हो गए, फिर 30 हो गए, अब 46%, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, चोकर साहब के पास शायद होगा, 46% MPs के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। और ये नहीं है कि हम लूजली इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये उन्होंने जो फॉर्म भरते वक्त एफिडेविट दिया था, उन्हीं के एफिडेविट में लिखा है कि मेरे खिलाफ ये केसेस पेंडिंग हैं, और इनमें से आधे से ज़्यादा सीरियस गंभीर अपराध की डेफिनेशन, जिसकी सज़ा 5 साल से ज़्यादा कैद होगी, यानी रेप,
डेकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग, करप्शन, इस किस्म के केसेस। ये इलेक्शन कमीशन 20-25 साल से ये सजेस्ट कर रही है कि जिनके खिलाफ सीरियस केसेस हैं उनको आप इलेक्शन लड़ने से डिबार कर दीजिए। उसके जवाब में हमको ये सुनाया जाता है कि साहब लॉ ऑफ द लैंड इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। आप प्रिज्यूम किए जाएंगे कि आप इनोसेंट हैं जब तक आपके कन्विक्शन न हो जाए। इल्ज़ाम लगाने से आप मुजरिम नहीं हो जाते। मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। मुजरिम जब भी होंगे जब आपके खिलाफ चार्जेस प्रूव हो जाए, कोर्ट आपको गिल्टी करार दे दे। ये कानून हमको बता दिया जाता है, जो बहुत अच्छी बात है, बात तो ठीक है। लेकिन इसका एक काउंटर क्वेश्चन मैं बार बार पूछता हूँ, जिसमें और ऐसी ऑडियंसेस में जिसमें जजेस भी बैठे हुए होते थे और जूरीज बैठे होते थे बड़े बड़े, मैंने एक काउंटर क्वेश्चन किया और मुझे आज तक उसने का जवाब किसी ने नहीं दिया। क्या सवाल है मेरा? हिंदुस्तान की जेलों में 4.5 लाख कैदी हैं अभी, उनमें से 71% ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल का मतलब है अभी कन्विक्ट नहीं हुए, यानी इनोसेंट हैं। उन इनोसेंट लोगों के आपने फंडामेंटल राइट, चार फंडामेंटल राइट छीन रखे हैं। इनोसेंट लोगों के राइट टू लिबर्टी, कहीं भी जाए आप नहीं जा सकते, कमरे में बंद कर दिए गए, जेल में बंद कर दिए गए। दूसरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो जहाँ पर भी जाइए घूमिए फिरिए। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट टू डिग्निटी, ये चारों फंडामेंटल राइट्स है आपके इनोसेंट लोगों के 3.5 लाख से ज़्यादा के छीन रखे विद इन दी एम्बिट ऑफ द सेम लॉ जो आप हमको सुना देते हैं हर बार। अरे भाई, अगर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का लॉ है तो इन सबको रिलीज़ कीजिए। ये जेल में क्या कर रहे हैं? 5-5 साल से 10-10 साल से जेल में बंद, जितनी कैद नहीं होनी उनको उससे ज़्यादा उसमें अंदर रह लिए। तो इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव कहते थे कि चलो अगर आपको कानूनी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स शुरू कर दीजिए कि भाई इन लोगों के कोर्ट कैसे, वरना एक 20-20 साल तक केस चलते हैं। रेप करने वाला मंत्री 20 साल तक मंत्री बन के तो रेप करता रहेगा, ये क्या बात है? तो फास्ट ट्रैक करते तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक जजमेंट में कहा, सारे हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया उन्होंने कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो और MPs एंड MLAs के केसेस उन कोर्ट में लिए जाएं और 1 साल के अंदर अंदर वो जजमेंट दें, और जो नहीं दे पाएगा वो अपने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट करे कि मैंने क्यों नहीं इसकी जजमेंट दे पाया। 2013 से अब 25 हो गया, 12 साल हो गए। इसका क्या स्टेटस है ये जरूर पता लगा कि 5 स्टेट में तो थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, लेकिन इसके स्टेटस नहीं पता कि ये केस कैसे चल रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर नहीं अच्छी चल रही तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा उनको 2018 में शायद एक दफ़ा उन्होंने रिव्यू किया था और पाया था कि ठीक नहीं चल रहा। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपने ही ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराएं, उसको रिव्यू करें, जो नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारे क्रिमिनलाइजेशन। अब 40% MP जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, उनसे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा रिफॉर्म वो पार्लियामेंट में अप्रूव करेंगे? तो खुद ही अपने खिलाफ ही वो कानून बना दें, ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरी चीज़ कि EVM की डिबेट बहुत हो चुकी है, EVM, और मैं हैरान हूँ कि पॉलिटिशियन में इतनी समझ बूझ की कमी क्यों है कि एक ऐसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं जिस पे 20 बार तो कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। EVM में आज तक की EVM में, बाय द वे हम सर्टिफाइंग EVM टिल टुडे, क्योंकि आखिरी EVM बनी थी 2013 में, अभी जो चल रही है 2013 की है। आगे EVM क्या बनेगी, क्योंकि उन बोर्ड में जो कंपनियां बनाती हैं, हम डिफेंस में ये कहते थे कि भाई हमारी EVM गड़बड़ हो ही नहीं सकती, इसको तो जो कंपनियां बना रही हैं वो तो बड़ी रिस्पॉन्सिबल कंपनीज है। एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरी एटॉमिक एनर्जी के अंडर में है, तो इतनी बड़े उसमें। अब दूसरे उसके जवाब में हमको लोग कहते हैं कि भाई डिफेंस मिनिस्ट्री का PA का फ़ोन चला जाए BEL के CMD को कि ये करो वो करो, तो वो तो टॉयलेट जाएगा दौड़ के। और अब ये भी पता लगा कि उन सब के बोर्ड में पार्टी के एक्टिव वर्कर्स बोर्ड में लग गए। अब अगर वो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर डालना है अगले जनरेशन में, क्या पता भाई, मैं तो उसकी गारंटी नहीं लेता। 2013 तक की गारंटी मैं लेता रहा हूँ, इवन टू द अनोयंस ऑफ मेनी पीपल, कि ये यही क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मेरा कन्विक्शन है। मैंने मशीनों को बनते देखा है, मशीनों के को स्टडी किया है। बहरहाल
फिर मशीन की एक बात बताऊंगा कि जब 2009 सबसे हर पार्टी ने ईवीएम को कभी न कभी ओपोज किया है, हर पार्टी ने विदाउट एक्सेप्शन। और सबसे बड़ा अटैक तो बीजेपी ने किया था 2009 में। उन्होंने तो एक किताब भी लिख दी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, विद इलस्ट्रेशन की इस तरह गड़बड़ हुई है। वो आज इसको डिफेंड कर रहे हैं। चलो कोई तो डिफेंड कर रहा है, कभी तो किया उन्होंने डिफेंड, लेकिन जीतने वाला भी चुप हो जाता है, डिफेंड नहीं करता। तो द फैक्ट के ईवीएम पे अटैक हमेशा से चला आ रहा है। तो मैं जब सीईसी बना 2010 में, पहला काम मैंने ये किया कि मैंने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली। मैंने कहा भाई ये ईवीएम की बात हो रही है, आप लोग क्या कह रहे हैं। उसके लीडर ऑफ डेलीगेशन थे चंद्रबाबू नायडू। पहले तो मुझे हैरानी हुई कि चंद्रबाबू नायडू जो टेक्नोलॉजी के आइकॉन हैं, समझे जाते थे और हैं, वो एंटी टेक्नोलॉजी एजिटेशन को लीड कर रहे हैं। मैंने कहा कि साहब चंद्रबाबू जी, मुझे तो हैरानी है ये देख के, और मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं आप इस कमरे से जब भी आपको निकलने दूँ, जब आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं ईवीएम के, मैं आपको कन्विंस करता हूँ या आप मुझे कन्विंस कर दीजिए। बहरहाल उसमें हमने और लीडर्स मौजूद थे, चौटाला साहब है, उनसे पूछा कि भाई आपको क्या इतराज़ है। कहेंगे जो ये कह रहे हैं चंद्रबाबू। हमने लालू जी से पूछा आपको क्या इतराज़ है, कि जो ये कह रहे हैं चंद्रबाबू। तो होता ही है कि एक लीडर होता है, सारे उसके पीछे हो जाते हैं। वैसे भी वो टेक्नोलॉजी के गुरु थे, तो सारे लोग उनके पीछे। तो हमने कहा ठीक है, हमारा काम चंद्रबाबू नायडू को कन्विंस करना है। तो हमने पूछा, तो उन्होंने कहा साहब देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन रिग होते रहे हैं पहले, ना हम ये कह रहे हैं कि आगे इलेक्शन रिग होंगे। हम ये कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यानी मतलब क्या है कि जब हम बटन दबाते हैं तो मशीन में जब गया तो हमको नहीं पता है कि कहाँ गया, गलत जगह गया कि ठीक जगह गया। बात ठीक थी। हमने कहा सोल्यूशन बताइए। उन्होंने कहा वीवीपैट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल शुरू कर दीजिए। आप लोगों की इत्तला के लिए क्या होता है कि वोटर वेरीफाई, इसमें दो कॉन्सेप्ट है, वोटर की वेरीफाइबिलिटी और पेपर ऑडिट का जनरेशन। तो जब आपने बटन दबाया तो एक हमने उसके साथ एक प्रिंटर लगा दिया। उस प्रिंटर पे एक स्क्रीन है। आपने जो बटन दबाया, किसी को इनको चुना ढोलकिया साहब को, तो इनके ढोलकिया साहब का नाम आ जाएगा एक स्क्रीन के ऊपर इनके सिंबल के साथ। तो आप संतुष्ट हैं कि इन्हीं को मैंने बटन दबाया था, यही जा रहा है, तो ये कट के पर्ची नीचे चली जाएगी। तो वोटर वेरीफाइबिलिटी हो गई कि मैंने देख लिया, संतुष्ट हूँ। जो पर्ची नीचे गई वो पेपर ऑडिट है, वो पेपर ऑडिट ट्रेल है कि जब चाहो आप पर्चियाँ गिन लो, तो पर्चियों में वो रिजल्ट आना चाहिए जो कि आपने वोट जिस तरह वोट दिए थे। तो उस लिहाज से ये वीवीपैट वॉज अ डेफिनेट इम्प्रूवमेंट। हमने फ़ौरन उसी दिन यकीन जानिएगा उसी मीटिंग में फैसला कर दिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि हमें कोई अंडर सेक्रेटरी लॉ मिनिस्ट्री से तो पूछना नहीं था। तो और अगर हम पूछते तो जवाब ही ना आता। इस पे एक लतीफ़ा हमने सुना था कि एक साहब एक वहाँ वो लिखा हुआ था, वन वे उधर जाने के लिए कांस्टेबल से पूछा कि भाई इस सड़क पे मैं जा सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं जा सकते। कहेंगे अभी तो 4 गाड़ियाँ गई हैं, उनको तो आपने रोका नहीं। तो उन्होंने उनसे पूछा कहाँ, तो पूछोगे तो रोकूंगा, वरना वायलेशन करो तो हमने उनसे पूछने की तो ज़रूरत होती नहीं, तो हमने खुद कर देना था, हमने कर दिया। अब जो वीवीपैट पे जो झगड़ा हो रहा है वो मोर अबाउट उसकी काउंटिंग, उसके फिगर्स डिफरेंट कैसे आ रही हैं। मुझे भी हैरानी है कि वो फिगर डिफरेंट कैसे हो सकती हैं। एक फिगर, एक नंबर का फ़र्क नहीं आना चाहिए। उस पे इलेक्शन कमीशन, पिछली इलेक्शन कमीशन, अभी सीईसी ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, इन्होंने ओपननेस बड़ी दिखाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी पे कायम रहेंगे। पहले वालों ने तो जवाब ही नहीं देते थे। 3-3 महीने की जो डेटा है, टाइम लगता है। किस चीज़ का टाइम लगता है भाई? रियल टाइम डेटा है कि जब आप वोट देने जाते हैं, पहले वोटर ये है, इनका नाम लिख दिया जाएगा, 8:01 पे गए, 8:02 पे ढोलकिया साहब गए, 8:03 पे कुरैशी गया, तीनों का नाम लिखा हुआ है। किसी बात भी आप चले जाएँ, नीचे की लाइन देखिए कि लास्ट वोटर कितने बजे आया था, तो उतने बजे तक सब इतने % वोट पड़ चुके हैं, इतने नंबर है उनका। ये तो रियल टाइम डेटा जनरेट हो रहा है। और फॉर्म 17 सी आप में से कुछ ने तो ज़रूर सुना होगा। फॉर्म 17 सी क्या है? जो दिन भर वोट पड़ रहे हैं उनका टोटल है कि आज इस बूथ में 633 वोट पड़े,
बस इतना, उसके आगे की इंफॉर्मेशन तो मशीन के अंदर बंद है। 633, अब ये 633 634 तो हो ही नहीं सकती। इसमें ये 2-2 हफ्ते 2-2 महीने लगा रहा है कि जी इसमें और फिगर बदल रही है, कैसे बदल रही है? ये इलेक्शन कमीशन को आंसरेबल होना चाहिए, है वो जवाब दें। नहीं देते तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी, देखिए जनता बेवकूफ़ तो है नहीं, वो आप अच्छा काम करेंगे उसकी भी तो प्रशंसा करेगी, या बुरा काम करेंगे उसकी क्रिटिसिज्म करेगी। ये होता है, ये सबको दिखाई दे रहा होता है। तो इसलिए ज़्यादा होशियार बनने की कोई कोशिश करे वो नहीं चलता, जनता को सब दिखाई दे रहा होता है। तो ये हो गया। अब जो चीज़ जो मैं अपने पॉलिटिशियन जो मुझसे मिलने आते हैं, मैं इनको 10 साल से कह रहा हूँ कि साहब आप ईवीएम के पीछा छोड़ दीजिए, आपको सीरियस प्रॉब्लम मैं बताता हूँ इलेक्टोरल रोल में होगी। इलेक्टोरल रोल की बेईमानी से इलेक्शन की हार जीत इलेक्शन से साल भर पहले डिसाइड हो जाएगी। पूरा मोहल्ला काट दिया उसमें से, तो वो हॉस्टाइल वोट तो ख़त्म हो गया, और ये उसके अंदर आप बोगस वोटर भर दिए इलेक्टोरल रोल में। तो ये रियलिटी, और जो लेटेस्ट इलेक्शन में यही हुआ कि दबा के हुई। और तो मुझे जो चिंता है, और छोकर साहब उस पर ज़रा और रोशनी डालेंगे कि इन्होंने मुझसे ज़्यादा इलेक्शन को ऑब्ज़र्व किया है। 2000 के लगभग 2001, 2003 में जो मिसमैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन होता था, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर्स, एसपीज वगैरह बेईमानियाँ करते थे जिलों में सीएम के कहने से, उसको इलेक्शन कमीशन ने उस पर काबू पाया था कि डीसी के कहे कि हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, पेड़ पे टांग देंगे अगर तुम्हारे ज़िले से बेईमानी की कोई शिकायत हो गई। एडमिनिस्ट्रेटर होते तो बहुत ब्राइट हैं, उनको बता के कि भाई तुम ब्राइट हो लेकिन हम तुम्हारे बाप हैं, तुम बेईमानी करोगे तो हमको सब नज़र आ रही है, खबरदार जो तुमने बेईमानी करने की कोशिश की। नतीजा बिहार का 2004 का इलेक्शन बहुत अच्छा, 2005 में फिर वो रिपीट हुआ, बहुत अच्छा। यूपी के इलेक्शन बहुत अच्छे, एक के बाद एक। वही ऑफिसर जब उन पे डंडा चलाया गया तो उन्होंने, ब्राइट तो थे, सरकार एक तरफ से पॉलिटिशियन का डंडा, एक तरफ से इलेक्शन कमीशन का डंडा, तो हमने ये बता दिया कि पॉलिटिशियन आने जानी चीज़ है, हमारे डंडे की मार जो है उसकी चोट तुमको बहुत दिन तक नुकसान देगी, तुम्हारा करियर चौपट हो जाएगा। विद द रिजल्ट वही ब्यूरोक्रेसी अच्छा इलेक्शन देती रही, और वही ब्यूरोक्रेसी ने अभी लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल में, अब मैंने खुद टीवी पे देखा और वीडियोस देखे, 4 बजे थानेदार साहब ने बंदूक उठा के चलो इलेक्शन ख़त्म हो गया, पोल बंद हो गया, और मोहल्ला ऐसा है कि जो ज़रूर रूलिंग पार्टी को पता है कि उनके खिलाफ जा रहा है, तो 4 बजे इलेक्शन पोल बंद कर दिया। कैसे कर दिया? ये दादागिरी हो सकती थी। मैं होता तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नहीं, डीजीपी को सस्पेंड करता, एक डीजीपी। और आजकल भी बहुत सारे इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ क्यों नहीं समझती। एक मिनिस्टर को 1 महीने की जेल कर दो, एक डीजीपी को सस्पेंड कर दो, उसको जेल कर दो, उसको बड़ा फ़ायदा होता है। एकदम 50% ऑफिसर्स अंदर से अच्छे हैं लेकिन डरपोक हैं, उनमें जान आ जाती है कि देखो जी मैं सस्पेंड नहीं होना चाहता, मैं जेल नहीं जाना चाहता। जब मंत्री या सीएम उनको कहेगा ना ये करो, तो वो साफ जवाब दे देगा, सॉरी मुझे कोर्ट के सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो इससे 1-2 के खिलाफ एक्शन लो, बाकी सब में जान आ जाती है, वो सभी स्टैंड लेने लग जाते हैं। तो इस पर सोचना चाहिए कि बेसिकली इलेक्शन मैनेजमेंट खतरे में है। जो 2000 का इलेक्शन मैनेजमेंट या बदमाशियाँ बेईमानियाँ थी वो सब वापस आ गई, जिसके लिए सिविल सर्विस जो अच्छा इलेक्शन भी करा सकते हैं और बुरा भी करा सकते हैं, उनको जिम्मेदारी है। और फाइनली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट में यही है कि जैसे अब 10 लोग दौड़ में हैं 100 मीटर की, जो सबसे पहले पहुंच गया वो जीत गया, और एक आधा सेकंड से जो दूसरा रह गया वो हार गया, और उसका नाम भी हिस्ट्री में नहीं होगा, कोई नहीं जानेगा रनर अप कौन था। रनर अप को कोई नहीं जानता, विनर को जानते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक किताब लिखी थी 2014 में, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। उसमें मैंने पूरे दुनिया के इलेक्टोरल सिस्टम्स का एनालिसिस किया था, और उसमें मैंने ये कहा था कि सब देखने के बाद FPTP सबसे अच्छा है, क्योंकि सबसे आसान है, 70 साल से चल रहा है,
इंग्लैंड में भी यही होता है, जिससे हमने बोरो किया है वगैरह वगैरह, तो बड़ी तारीफ़ें लिखी। मेरी किताब का रिव्यू कवर नटवर सिंह जो मिनिस्टर थे उन्होंने लिखा, उस रिव्यू में बिसाइड सम कॉम्प्लीमेंट्स टू मी, उसमें ये कहा कि जी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, फर्स्ट पास द पोस्ट के जो डिफेंस किया है इतने कुरैशी ने। तो उसी के बाद उन्हीं दिनों इलेक्शन हो रहा था, यूपी नेशनल इलेक्शन 2014 का। इलेक्शन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे अपनी राय बदलनी पड़ी। और क्यों बदलनी पड़ी? यूपी में एक पार्टी जिसको 20% वोट मिला और सीटें कितनी मिली? 0। नॉट 20% वोट शेयर एंड 0 सीट। तो ये तो फर्स्ट पास द पोस्ट के रिजेक्शन बढ़े स्ट्रेट अवे, फिर 20% लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं जाएगी। अरे भाई परसेंटेज के मुताबिक 10% ही वहाँ पे दे दो। तो उस वक्त से मैंने कहा कि ये तो मेरा जो स्टैंड था वो अब गलत साबित हो गया। इस एक्चुअल एक्सपीरियंस के बिना पे कोई इसको कह सकता है बड़ा फिकल माइंडेड है कुरैशी, आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है, लेकिन दूसरा ये है कि भैया मेरा माइंड क्लोज नहीं है, दिमाग खुला हुआ है। जब मैंने एक्सपीरियंस देखा इसके बाद मैं क्या व्यू लूँगा कि 20% वोट शेयर पे 0 सीट मिले। तो उस पर फिर मैंने कहा कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है जो, और बल्कि उससे भी बेहतर है कि मिक्स सिस्टम होता है जिसमें कुछ पास द पोस्ट कुछ प्रोपोर्शनल, वो जर्मनी में तो है और जर्मनी का मॉडल लेके उसको सिंप्लीफाई कर दें। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो श्रीलंका ने किया, और अभी क्लोजली फारेगो नेपाल ने किया और अच्छा चल रहा है। हम भी वो कर सकते हैं कि आधा आधा इसको कर दें। उस पर डिबेट ही नहीं हो रही, इसके पे कोई विचार ही नहीं हो रहा। तो इस पर भी हमें आप लोगों को इस पर डिबेट चालू करनी चाहिए, फर्स्ट पास द पोस्ट वर्सेज प्रोपोर्शनल। कुछ लोगों ने इस पर कहा कि साहब प्रोपोर्शनल की आप बात कर रहे हैं वो तो बड़ा खतरनाक है, उस बेसिस पे तो पार्टीशन हो गया था। दैट मीन्स वो इस इशू को समझे ही नहीं। जिस इशू पे पार्टीशन हुआ था वो कम्युनल प्रोपोर्शन की बात थी, कम्युनल के हिंदू मुस्लिम कितने वो है। ये है सिर्फ वोटर कि कितने % वोटर ने मायावती को वोट दिया, इसमें हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं। तो वोट शेयर के बेसिस पे है, ये किसी कम्युनिटी के बेसिस पे नहीं है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को रिजर्वेशन PR पे होती है ना, वो उनका डाउट अगर हम दूर कर दें तो वो इसके को समझ पाएंगे। तो इन अल्फाज के साथ कि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपने लिया, और मुझे खुशी है कि चोकर साहब जिनकी तबीयत तो ठीक नहीं लेकिन फिर भी आए, ये पायनियर हैं या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म मूवमेंट के सबसे जो लड़ाई लड़ते हैं मजबूती से, वो चोकर साहब हैं। मुझे खुशी है कि हम दोनों एक ही साथ ऑलमोस्ट एक ही व्यूज़ पे हम चलते हैं। ये उन्हीं व्यूज़ को ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी से सामने रखेंगे आपके, मैं उनको हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर साहब ज़्यादा अस्वस्थता महसूस कर रहे हैं। ऑन कीजिए, ऑन। हेलो। डॉक्टर साहब ऑनलाइन में आ रहे थे और आए और होके चले गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो चले गए। तो अभी रेड्डी साहब ने बहुत अच्छी बातें कही। कई बातें हमारे जनता में वैसे ही करती रहती है, लेकिन एक इनकी मैं इसमें से जो मैंने सुना सारी बातें तो मुद्दे हैं, लेकिन एक जो आदमी का व्यक्तित्व जो बात आता है तो ये आता है कि उन्होंने खुद देखा बाद में उन्होंने बदला। ये साइंटिफिक ईमानदारी का अप्रोच जो होता है, हमें इस बात से ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि हमारे बीच में ऐसे एक ईमानदार साइंटिफिक एटीट्यूड रखने वाले एक्स इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशनर हमारे पास हाजिर है। आपको भी सलाम। तो छोटे साहब है नहीं, अब ये सेशन हमने 1.5 घंटे का रखा था, 4 बजे तक।
तो सवाल जवाब का इसमें हिस्सा था, तो सवाल जवाब के लिए थोड़ा ज़्यादा मौका है, तो यहाँ से माइक दिया जाएगा, एक एक का भी आइए और छोटे से सवाल पूछिए, छोटे से सवाल पूछे, छोटे से जवाब मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबे ज़्यादातर लोगों को और इनके बड़े साहब पर जिम्मेदारी अब 2 वक्ताओं की आ गई, तो ये इनको थकने न पाए, ये भी हमें देखना है। एक ही सवाल है, कल एक रिपोर्ट आई है, इस पर आज सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। यूपी जिले का एक पुलिस अफसर, उसने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्शन में मुझे ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम का इंतजाम बनाया गया और मुझे क्या दिया गया कि ईवीएम के हेराफेरी को तुम डिस्क्लोज मत करना। ये उसने बयान दिया, वो सस्पेंड हुआ और उस पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये फॉल्स डिसग्रांटेड ऑफिसर का बयान है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैंने डीएम को से रिपोर्ट मांगा है, क्या होता है। इस बिना पर ये पूरे महाराष्ट्र इलेक्शन का एक पिक्चर सामने आया है। मेरा सवाल इतना ही है कि इस तरह का अगर एक्सपोजिंग हुआ है तो इसका कंसिक्वेंसेस क्या है? आवाज़ आ रही है? हाँ, मेरे ख्याल से तो इलेक्शन कमीशन को ऐसे शख्स को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अगर उसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके उसमें आए कि और इसकी इन्वेस्टिगेशन में सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो व्यू ले, इतने बार सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जा चुका है ईवीएम का, और अब अगर ऐसे एविडेंस आ रही है तो इसको लाइटली कि ये सस्पेंड कर दिया और वो चुप कर दिया जाए। पूरी नेशन हम सब मिलकर उधम मचाएं, शोर मचाएं कि हमें इसका जवाब चाहिए, वरना कोई एक कांस्टेबल 10 लाख रुपए का ऐसा सीरियस इल्ज़ाम लगा के आसानी से, तो उसको मालूम नहीं था कि सस्पेंड हो सकता है। तो ये इसको बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल इंटरवेंशन के साथ और इलेक्शन कमीशन की इंटरवेंशन के साथ, और जैसे मैंने कहा कि मुझे आज के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ऊपर समहाउ मुझे ये विश्वास है, जो अब तक के इंटरेक्शन से लगा, उन्होंने 5000 मीटिंग कराई पूरे देश में, सबको कह दिया अपने सारे अफसर को डाउन द लाइन कि पॉलिटिकल पार्टी के जैसे मिल के उनको बुला के उनसे मीटिंग करके उनकी प्रॉब्लम समझो। पहले क्या था कि 23 पार्टी नेशनल पार्टी के लीडर मांग के थक गए कि नाक रगड़ते रहे कि जी हमको बुला के सुन लो, 3 महीने तक नहीं सुना। यहाँ इन्होंने 5000 मीटिंगें करा दी, तो ये जो ओपननेस है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और यही उनका इमीडिएट टेस्ट होगा इस इशू पे वो क्या एक्शन लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी के तह तक जाएंगे। जी आप कौन साहब थे जो जो जी साहब, मेरा बहुत छोटा सवाल है कि आप सीईसी रहे, हम जब वोट डालते हैं तो हमें अगर रसीद छपी मिल जाती है कि हमने किस पार्टी को वोट दिया, तो मेरे साथ में सारा मसला यह हो गया था, वो क्यों नहीं कराया आपने। और दूसरी बात छोटी सी बात, मेरा एक दोस्त आज यूपी में इलेक्शन हुआ था, सिर्फ रिजल्टिंग ऑफिसर था, उसने कहा कि डीएम अगर चाहे तो पोस्टल बैलेट है उसमें हेरफेरी कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये क्या है? ठीक है, दोनों बातों को मैं जवाब देता हूँ कि ये कहना कि था वो पर्ची आपके हाथ में दे दें, वह एक लिहाज से तो ठीक है, लेकिन अब हम पर्ची हाथ में, मैं भी मुखालफत करता हूँ पर्ची हाथ में देने की, कि लोग बहुत चालाक हैं, और लोग का मतलब बेसिकली पॉलिटिशियन। क्या करेंगे आप, जो कि हम भुगते हुए हैं कि एक पर्ची आपके पास ऑलरेडी जेब में है, आप उसी के पीछे जाके तो पर्ची डालेंगे ना, आपने जेब से निकाली हुई पर्ची डाल ली, जो ये निकली हुई यहाँ ला के बाहर ले जाके दिखाई कि देखो मैंने तो ठीक जगह वोट दिया था, जिसके मुझे 500 रुपये आपने प्रॉमिस किए थे, ये 2000 दे दीजिए। उसके आपके हाथ में जाना डेंजरस है, क्योंकि उससे पूरी दुकान खुल जाएगी। और लेकिन जब आपके सामने उस डब्बे में वो खुद ही कट, तो उसमें किस संदेह की गुंजाइश है भाई साहब? आपके हाथ में देने का क्या मतलब है? अच्छा, दूसरा ये कि फिर भी मैंने एक सुझाव दिया है, सुझाव दिया कि अगली जनरेशन की मशीन जो अब ड्यू है बनने के लिए, उसमें 2 बटन इंट्रोड्यूस कर दें, एक लाल और एक हरा। जब मैं देखूंगा कि जी ढोलकिया साहब के नाम का मैंने बटन दबाया है, ठीक आ गया, तो मैं ग्रीन बटन दबाऊं कि जी ठीक है, जब ही वो कट के नीचे जाए। और अगर ढोलकिया साहब के बजाय वो मेरे नाम के उसमें आ गया,
तो फिर मैं लाल बटन दबाऊं जिससे एकदम अलार्म बजेगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है और फ़ौरन वो पोल रोका जाएगा। तो जो वोटर वेरीफाइबिलिटी को ज़रा और ऑथेंटिक विजिबल कर देने का ये एक मॉडर्न तरीका है। दुनिया की कई जगह ये मशीन इस तरह की इस्तेमाल होती है, कोई बड़ी नई बात भी नहीं है, कर दीजिए, पर ओपन माइंड से तो कीजिए ना। तो मैंने जब भी जैसे जिक्र किया कि माइंड ओपन होता है तो आदमी करेक्ट डिसीजन ले लेता है। अगर माइंड ही क्लोज करते कि बस मैंने कह दिया तो बस कह दिया, ये नहीं चलेगा। तो ये मेरी बात का। दूसरा आपका क्या सवाल था? पोस्टल बैलेट। नहीं, देखिए बेईमानी तो में जो ह्यूमन एलिमेंट है उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अभी भी आप बड़ी अच्छी पोस्टल बैलेट वो सॉरी वीवीपैट और ये सारा रखिए, लेकिन पोलिंग एजेंट को डंडा मार के बाहर निकाल दिया और उसके बाद खुद ही डीएम साहब बैठ के बटन दबाने लग जाएं और उनको पकड़ने वाला, उनको इतराज़ करने वाला कोई हो ही नहीं, तो वो रिगिंग तो आज भी हो सकती है भाई। ह्यूमन एलिमेंट का तो कोई नहीं है। होता क्या है कि जी देखिए दूसरी पार्टियां कुछ इतनी कमज़ोर तो नहीं है, उनके एजेंट्स क्यों नहीं बैठे हुए होते पोलिंग स्टेशन में? क्यों नहीं बैठते? बिकॉज बिक जाते हैं, और तो और कैंडिडेट बिक जाते हैं, ट्रैवल कैंडिडेट वो बिक जाते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर इलेक्शन कमीशन भी क्या कर लेगी? तो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलर्ट होना कि उनके पोलिंग एजेंट वहाँ बैठे हो और उनके सामने बेईमानी हो जाए। कैसे हो जाए भाई? कोई छोटे मोटे थोड़ी हैं वो, मेजर पार्टीज हैं, एक एक दो दो। हम लोगों ने एक बूथ लेवल ऑफिसर का इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया था 12-15 साल पहले, कि हर गांव में एक बूथ लेवल ऑफिसर, चाहे वो स्कूल की टीचर है, कोई पटवारी है, कोई जिसको सब जानते हैं और वो सबको जानते हैं कि जी हमने लगा दिया, इसके पास जाइए, अगर वोट आपका मिसिंग है तो आप फॉर्म भर के दे दीजिए, आपका नाम डल जाएगा। कोई मिस्टेक है तो वो फॉर्म भर दीजिए। फिर लेकिन हमारा BLO है, 10 लाख BLO हैं हमारे हैं, लेकिन हम उनको ट्रस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? बेईमान हो सकता है, बिक सकता है, इसको नाम काट दिया, उसका नाम डाल दिया, कर सकता है। तो हमारा पूरा सिस्टम मिसट्रस्ट पे बेस्ड है और उसके बेस से फिर हमने सारी पार्टीज को कहा कि हमारे BLO पे निगाह रखो और अपना बूथ लेवल एजेंट BLO का पोस्ट क्रिएट कर दी कि बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट कर दो। हम कह के थक गए पॉलिटिकल पार्टी से, कहीं कहीं अपॉइंट हो गया, ज़्यादा असर नहीं हुआ। हमने पूछा कि भाई तुम बूथ लेवल एजेंट तुम्हारे भले में हैं, क्यों नहीं अपॉइंट करते? कि साहब हमने अपना एजेंट पहले से डिक्लेयर कर दिया तो उसको लोग ख़रीद लेंगे। अगर आपका एजेंट बिकने को तैयार ऐसे बैठा हुआ है तो भाई हु कैन हेल्प यू? भाई फिर तो आप कर चुके पॉलिटिक्स। आपके पास ऐसे 2 वॉलंटियर नहीं हैं जो बिकाऊ न हो। तो BLA का लगाना, ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट मौजूद है। आप RTI में आके देख लीजिए कि 10 लाख में से कितनों जगह पे BLA किस पार्टी ने लगाए हुए, नहीं लगाए हुए। वो लगाएं तो BLO बेईमानी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? वैसे साहब आपसे मेरा प्रश्न है एक कि अपने देश में वैसे तो मुझे लगता है कि कोई डेमोक्रेसी है नहीं। ये डेमोक्रेसी के नाम पे पार्टी क्रेजी चल रही है और ये पार्टी क्रेजी में क्या है कि जो लीडरशिप है वो खत्म की जा रही है। चुन चुन कर जो नेताओं के अनुसार काम करता है उसी को टिकट मिलता है, बाकियों को मिलता नहीं है। तो इस देश में क्या प्राइमरीज की आवश्यकता नहीं है? प्राइमरी के थ्रू जो इनिशियल राउंड ऑफ लीडरशिप है वो खुद स्वतः से निकल कर आए और फिर इसके बाद उसको पार्टी को बाध्य होना पड़े कि उसको वोट वो करें, सिलेक्ट करें। I request your comments on electoral reforms, particularly Justice Tarkunda Committee report of 78 and Goswami report of 1990 and Indrajit Gupta's 1998 and our general election commission's reaction and work on the electoral and democratic reforms. देखिए इलेक्ट्रल रिफॉर्म पे तो सारा सेशन ही है, बात आपका जवाब ही तो सुबह से दे रहे हैं, 2 घंटे थे। लेकिन जो तारकुंडे कमेटी या गोस्वामी कमेटी या इंद्रजीत गुप्ता, ये इससे सिर्फ ये साबित हुआ कि ये इशू बहुत दिन से पेंडिंग है, चला आ रहा है, साल से 30-40 साल से आ रहा है, बार बार ये उठ के आ रहा है, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स एंड मनी इन पॉलिटिक्स।
इस इशू पे ये दोनों कमेटियां बैठी थी। और लेटेस्ट इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी 1999 में, उसमें उन्होंने ये कहा कि साहब हमें करप्शन बहुत ज़रूर है, लेकिन उसका इलाज कि हमें स्टेट फंडिंग, पार्शल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन करनी चाहिए, पार्शल। लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने ही एक ऐसी कंडीशन लगा दी जो पार्टी ने फॉलो नहीं की। उन्होंने कहा कि पार्शल फंडिंग में अगर बशर्ते के पार्टीज़ में इंटरनल डेमोक्रेसी शुरू हो जाए, वरना इनको सरकार पैसे दे देगी और आपस में बाप बेटे ने मिलकर पार्टी बनाई हुई है, वो तो खा जाएंगे बेच के। तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी आज तक नहीं हुई, इसलिए वो पार्शल फंडिंग की जो रिकमेंडेशन थी आज तक पेपर पे रह गई, क्योंकि शर्त जो थी वो पूरी नहीं की गई आज तक। तो ये इतने आपने सारे पुरानी जो कमेटियों का नाम लिया, ये चले आ रही हैं बार बार, यही एक ही बात कर रहे हैं, कंसर्न एक ही है, लेकिन चूँकि पॉलिटिकल विल नहीं है इसलिए इसको सोल्यूशन अभी तक ये लोग नहीं ढूंढ पाए हैं। और जब चाहते हैं तो 5 मिनट में एक्ट पास कर लेते, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म पे क्यों नहीं करते? सरकार इलेक्शन कमीशन पे को बुला के वो जो 100 पेंडिंग रिफॉर्म के हैं उनसे क्यों नहीं डिस्कस करते? ये मेरा अपना तजर्बा, वीरप्पा मोइली लॉ मिनिस्टर थे, मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करता था। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किसी मीटिंग में मैं ऑडियंस में बैठा हुआ, उन्होंने कोई स्पीच दी, तो मैंने इलेक्टोरल रिफॉर्म का जब जिक्र किया तो उन्होंने बड़ा रूडली मुझे एक जवाब दिया कि साहब हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। बड़ा सरप्राइज हुआ। 3 महीने के बाद वीरप्पा मोइली साहब का मेरे पास फ़ोन आया, कुरैशी साहब आप बहुत दिन से इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, हम क्यों ना हम इस पर डिस्कशन करें, और आप सुबह आइए, हैव ए कप ऑफ टी विद मी। अब मेरा देखिए इसमें तजब्जुब, या क्या हिंदी का लफ्ज़ है तजब्जुब के लिए, डायलेमा, कि अगर मैं इनके यहाँ चला गया तो गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी, गवर्नमेंट को बॉस मैंने मान लिया, 4-5 सेकंड में मैंने फैसला करना है, माइंड कंप्यूटर तो होता ही है। उस 5 सेकंड में मैंने ये फैसला किया कि इनके यहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा कि मोइली जी थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा जेस्चर है, अगर आप ही इलेक्शन कमीशन आए तो मैं आपको अपने दोनों कमिश्नरों से मिलाऊंगा, हम कुछ 2-4 नई चीज़ें कर रहे हैं उनको दिखाऊंगा। ये उनका ग्रेस कि उन्होंने फ़ौरन मान लिया कि अच्छा ठीक बात है, मैं आ जाऊंगा। 70 साल में पहली बार लॉ मिनिस्टर कमीशन में आ रहा है, जबकि TN सेशन ने लिखा है एक ज़माना था कि लॉ मिनिस्टर के कमरे के बाहर CEC 2-2 घंटे बैठा रहता था। इनको ठीक कराने के लिए इंडिविजुअल की ज़रूरत होती ना, तो वो मेरे पास आए, और जो उन्होंने सोचा कि आधे घंटे में सोशल कॉल और चाय कॉफ़ी पे बात ख़त्म हो जाएगी, वो अपनी पूरी टीम लेके आए थे, लॉ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वो 5-7 आदमी, 3.5 घंटे मीटिंग चली, क्लॉज बाय क्लॉज हमने ये किया। तो वो कन्विंस हो कि ये तो बड़ा गंभीर मामला है जो कुरैशी बोलता रहता है। तो उन्होंने कहा साहब अगर हम इसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में रीजनल कॉन्फ्रेंसेस करें, 7 रीजनल कॉन्फ्रेंस, आप हमारे साथ सहयोग देंगे? मैंने कहा सहयोग क्यों देंगे, हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि हमारा ही तो एजेंडा है जो आप करने जा रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। तय हो गया। हमने 7 जगह पे वो कई बड़ी हज़ार लोग होते थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के टॉप पीपल, सारे पॉलिटिशियन सब आते थे हर पार्टी के। अब 8वां होना था दिल्ली में प्रधानमंत्री के उसमें, जहाँ पे हम पेश करते हैं अपने रिकमेंडेशन। वो मीटिंग हो ना पाई। क्यों नहीं हो पाई? कि जिस प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन सिंह जी ने डेट भी दे दी थी, उस डेट को यूरोप में वो वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा था, इंडिया फाइनल में था, उस दिन मैच होना था। तो ये हुआ कि उस दिन तो मैच हो रहा होगा, कोई आएगा नहीं मीटिंग में, तो वो डेट पोस्टपोन कर दी गई। दूसरी डेट दी प्रधानमंत्री जी ने। दूसरी डेट पे आपके अन्ना हजारे जी जंतर मंतर पे बैठे हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। वो हमने समझा कि वह मुनासिब टाइम नहीं, उसको पोस्टपोन कर दिया। वो मीटिंग फिर कभी हो नहीं पाई, वो रिफॉर्म धरे रह गए। लेकिन उस मीटिंग से पहले मोइली साहब का फ़ोन आता है, मोइली के कुरैशी साहब बोलते हमने 3 महीने में इतनी मीटिंगें कर ली, अब PM वाली मीटिंग करनी है, बताइए मैं आपके यहाँ कितने बजे आ जाऊँ। देखिए चेंज ऑफ एटीट्यूड। अब वो आने की अपॉइंटमेंट मांग रहा है। उन्होंने कहा साहब आप कल आ जाइए, इतने बजे करते हैं। वो आए,
जिसमें हमने कि ये सीटिंग होगा, ये प्लान होगा, या ऐसे बोलेंगे वो बोलेंगे, जो प्रोग्राम आप बना के देते वो सब हुआ। उसके बाद उनका फ़ौरन तबादला हो गया। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास गया प्रोटेस्ट करता हुआ कि मैंने कहा कि सर हमने पूरे हिंदुस्तान में इतना मुहिम चलाई, मोदी साहब और हमें रिफॉर्म को सपोर्ट कर रहे थे, आपने उनको तबादला कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं कोई फ़र्क नहीं, मैं सलमान खुर्शीद नया लॉ मिनिस्टर है, जो तुम कहोगे वही करेगा, मैं उसको बोलता हूँ वो आके तुमसे मिलेगा। एक हफ्ते बाद सलमान खुर्शीद जी हमारे दफ्तर में आ गए। 70 साल में 3 बार लॉ मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन में आया, उन्हीं 3 महीनों में आया है, ना उससे पहले ना उसके बाद में। तो करने वाले की भी तो वो उसमें होती है ना कि आदमी स्टैंड लेने वाला हो, अगर वहाँ जाके मिनिस्टर की चाय पी के बड़े फ्लैटेड फील करें कि आज तो लॉ मिनिस्टर ने हमको चाय पिलाई, वैसे तो नहीं चलता। एक प्रिंसिपल, एक गरिमा होती है इंस्टीट्यूशन की, एक इज्जत होती है, उसको बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमने तो की लाइव है, आप मोइली साहब से पूछ लीजिएगा। फिर ऑल्दो सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा कि जो कुरैशी साहब जो आप कहेंगे कहा तो सही, लेकिन वो कुछ उसमें से कुछ निकला नहीं, और आज तक वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बहरहाल ये दिस इज अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म। छोटे सवाल का लंबा जवाब अगर सुनना है तो मुझसे पूछिए। एनी अदर क्वेश्चन? ओ रामचंद्र जी, वहीं से बैठ के बोलिए। वो वहाँ से बोलो। नहीं, ये बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग है, बोलिए, बैठ के बोलिए सर। ये मैं पूछना चाहता था, बैठ जाइए रामचरण जी, आप बैठ जाइए। ये जो लोकतंत्र है, इस पर तो धनतंत्र का कब्जा हो गया है। अब बल्कि भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी जो प्रगति है, एलन मस्क है या दूसरे जो रूस के जो है, वो सब जो कब्जा कर रहे हैं इस पर, तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन कम से कम जो सुविधाएं हैं, जैसे मीटिंग करने की व्यवस्था है, पर्चा है, पोस्टर है, ये सुविधाएं क्या उम्मीदवारों को दी जा सकती हैं, जिससे कि एक गरीब आदमी भी, एक ईमानदार आदमी भी चुनाव लड़ सके। अभी तो ईमानदार आदमी चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं सकता है जब लोगों को खर्च की बात है तो। और ये जो कंपनियों को जो छूट मिली हुई है डोनेशन देने की, ये कितनी उचित? बहुत आपने दोनों बातें ठीक कही कि पहले तो कंपनी के ले लेते हैं कि कंपनियों को जो इजाज़त है ये करोड़ों रुपए देते हैं, और देखिए फ्री दे नो फ्री लंच जैसे कोई मुफ्त में तो पैसे देता नहीं, उसके बदले उसको लालच होती है कि उसको लाइसेंस मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बैंक से कर्जा मिलेगा, जिसको लेके वो लंदन भाग जाएगा। कितने भागे हुए लंदन में ही बैठे हुए हैं। तो ये सारे वो हैं जिन्होंने ये पॉलिटिकल डोनर से एग्जामिन करा लीजिए इन्होंने कितने कितने डोनेशन दी। तो इसलिए इसको बैन करने के लिए मैं एक 2013 से आर्टिकल पर आर्टिकल लिख के चुका हूँ, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती, कि ये फंडिंग बाय कॉरपोरेट तो टोटली बैन हो जानी चाहिए, और उसके बदले इलेक्टोरल नेशनल इलेक्शन फंड बना देना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड भी जो है सरकार ने की थी ना, तो बड़ी चालाकी की कोशिश की थी इसमें। मुझे याद है वो बजट स्पीच वो मैं खुद सुन रहा था, अरुण जेटली साहब ने 3 बातें कही, 3 सेंटेंसेस उसके लंबी स्पीच में। उन्होंने कहा कि साहब बग़ैर ये ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल फंडिंग के बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा यार ये तो हमारे म्यूज़िक की तरह हमारे कान में आ रही है, क्या बात कर रहे हैं, ये तो हम कहते हैं। दूसरे उन्होंने कहा कि 70 साल से हम ये करने में असफल हो गए, ये भी हम ये कह रहे थे, तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। अब तीसरी बात सेंटेंस में उन्होंने जो 2 अच्छी बातें कही थी उसको कैंसिल कर दिया, इसलिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू करेंगे, यानी जो आज तक जो ट्रांसपेरेंसी है उसको किल कर देंगे। अब डोनर ने किसने किसको कितना पैसे दिया वो किसी को पता ही नहीं लगेगा, और उसमें कहा कि डोनर सीक्रेसी चाहता है। भाई डोनर सीक्रेसी क्यों चाहता है? वो मेहुल चोकसी वाला डोनर चाहता होगा सीक्रेसी, कि उसको पता न लग जाए मैंने किस पार्टी को दिया, है ना। वही डोनर 70 साल से तो डोनेट करता था, उसने तो सीक्रेसी कभी नहीं मांगी। और वही डोनर क्या करता है, चला के वो इस पार्टी को भी, उस पार्टी को भी, उस पार्टी को, तीनों लड़ रही हैं, तीनों को देता है, सबको मालूम है।
और उसका स्टैंड ये है कि कोई भी जीत के आ जाए, तीनों मेरे पैसे पे पल रहे हैं, तीनों मेरे हैं। ये 70 साल से चल रहा था। तो अगर डोनर डरता है, ये बड़ा गलत बात है। लेकिन डोनर की जो वो क्विड प्रो को कि उसके बदले में क्या मिलेगा, वो डोनर भी छुपाना चाह सकता है और सरकार भी छुपाना चाह रही थी। इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड हुए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निकाल के बाहर फेंका। तो इसलिए ये फैक्ट है। इसका इलाज क्या है? मैंने कहा है कि देखिए, फिर लोग कहते हैं फुल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस कर देना चाहिए। मैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के तो खिलाफ हूँ, क्योंकि इलेक्शन में होता क्या है, 90 लाख आपको अलाउड है, लेकिन 90 लाख का मैं आपको चेक भी दे दूँ तो 5 करोड़ आप जो वैसे अंडर द टेबल शराब पिला रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं, वो तो फिर भी बांटेंगे। 1 लाख का चेक आ रहा है, 1 करोड़ का चेक आएगा तो वो भी उसी में चला जाएगा, तो वाइट और ब्लैक और ख़राब हो जाएगी प्रॉब्लम। तो उसका इलाज ये है कि स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। मैंने उसमें ये कई आर्टिकल लिखे हैं कि हर वोट के ऊपर मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, और पिछले इलेक्शन में 65 करोड़ वोट पड़े थे, तो 100 रुपये के हिसाब से 6500 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट दे देगी। क्या ये काफ़ी होंगे? हाँ, काफ़ी होंगे। किस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि सारी पार्टी जो अपना फंड बताती हैं 5 साल में हमने कितना जमा किया, वो 5000 करोड़ दिखाती हैं। हम 6500 करोड़ उनको देने की बात कर रहे हैं। आपको हाथ फैलाना पड़ता है, बेग करना पड़ता है, इसकी टांग तोड़नी पड़ती है, उसका हाथ मरोड़ना पड़ता है, वो सब की छुट्टी डिग्निटी से आपको चेक से मिल जाएगा पैसा। तो इसमें इस चीज़ जिसमें हम पैसा देने की बात कर रहे हैं, लेने की नहीं बात कर रहे हैं, उसको नहीं नेता लोग सुनना चाहते। तो आपने ठीक कहा कि भाई इसको फिर चलो ये छोड़िए। एक नेशनल इलेक्शन कहते क्या है कि डोनर डरता है कि मैं अगर उन्होंने ढोलकिया साहब को वो दे दिया तो कुरैशी अगर पावर में आएगा तो हमको सजा देगा, ये कहते। हालांकि डोनर कोई डरने वाला नहीं, वो सबको सब उसकी रोजी रोटी पे पल रहे होते हैं। तो हमने कहा कि चलो अगर डरता है, उसका इलाज नेशनल इलेक्शन फंड बना दीजिए, उसमें हर शख्स डोनेशन देता है और वहाँ से ये जाएगा बेस्ड ऑन इलेक्टोरल परफॉर्मेंस। 100 रुपये पर वोट, 100 रुपये पर वोट के हिसाब से नेशनल इलेक्शन फंड देने वालों को किसी कोई डर नहीं, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक पार्टी को नहीं दे रहा, वो तो नेशनल फंड को दे रहा है। ये इस पर गौर कर लीजिए। 71% यूरोपियन कंट्रीज़ में ये स्कीम चल रही है। हम वहाँ चल सकती है तो हमारी को नहीं चल सकती। सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि जो चल रहा है बस उसके औस में उनको मज़ा आता है, इसलिए वो रिफॉर्म की कोई बात ही नहीं सुनना चाहता। इनके बाद इलेक्शन प्रोसेस है, उसका एक थर्ड पार्टी से ऑडिट करना चाहिए, न्यूट्रल थर्ड पार्टी से, सो दैट कि जो भी उसमें प्लस माइनस है और सिस्टम या मशीन जो है वो ठीक तरीके से काम करें, कोई उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है वो होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो वीवीपैट पर जो पर्ची बढ़ती है एंड प्लस जो ईवीएम का अगर 50% की मैचिंग कर दिया जाए तो ये ईवीएम में जो डाउट होता है उससे कुछ उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। देखिए, थर्ड पार्टी ऑडिट तो हमारे यहाँ नहीं होता था, क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी थी कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी सारे इंस्टीट्यूशन में तकरीबन सबसे ज़्यादा मानी जाती थी, पूरे देश को फेथ होता था। टेक्निकल ऑडिट वगैरह की बात तो अब आनी शुरू हुई, और अभी लेटेस्ट हुआ था कि जो मशीनों का ऑडिट की स्कीम इन्होंने बना दी कि साहब हम टेक्निकल ऑडिट कर देंगे, और बड़ी तकड़ी फीस लगा दी क्या आसानी से। कई नेताओं ने 40-40 लाख रुपए खर्च करके एप्लीकेशन दी कि साहब मेरी इन मशीनों का टेक्निकल ऑडिट करा दो। इलेक्शन कमीशन ने क्या बदमाशी की, उन मशीनों का डेटा डिलीट कर दिया और चालाक बनने की कोशिश कि हाँ ये मशीनें ठीक है, टेक्निकल ऑडिट है, इन मशीनों का ऑडिट कर लीजिए, इस पर मॉक पोल करके देख लीजिए। मॉक पोल थोड़ी मांगा था उन्होंने तो उस डेटा के साथ उस मशीन को देखना था कि डेटा क्या ये कुछ कह रहा है और आप कुछ कह रहे हैं, ये करना था। उन्होंने इन्हें हरी 45 दिन तक तो वैसे भी किसी भी मशीन को इलेक्शन कमीशन हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि उन सब पे इलेक्शन पिटिशन हो सकता है, वो कोर्ट की प्रॉपर्टी रहती हैं 45 दिन तक। उसके अंदर उन्होंने डेटा डिलीट कर दिया
एक प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए थी, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जिस किसी शख्स ने इसको डिलीट करवाया था। तो टेक्निकल ऑडिट की बात है कि टेक्निकल ऑडिट की हमारे वक्त में तो टेक्निकल ऑडिट की बात नहीं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है सबसे बड़ी ट्रस्ट लोगों को फेथ होता था, वही लोग हैं, वही इलेक्शन कमीशन है, क्यों अब ट्रस्ट नहीं है? तो इसलिए टेक्निकल ऑडिट, हमारे यहाँ ऑब्जर्वर भी आते हैं, हम भी जगह जगह ऑब्जर्वर गए हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो ऑब्जर्वर इसलिए जाते हैं ताकि ऑथेंटिकेट करें कि यहाँ का इलेक्शन ठीक था, हम लोग सर्टिफाई करें। हमारे यहाँ भी ऑब्जर्वर आते हैं, लेकिन वो सर्टिफाई करने नहीं आते, वो इलेक्शन टूरिस्ट आते हैं, हमसे सीखने आते हैं। 40-40 देश के लोग आते हैं हमारे यहाँ। तो जाके देखो, यू कैन टीच अस एंड यू कैन नॉट मॉनिटर अस, बट कम एंड सी एंड लर्न फ्रॉम अस। वहाँ के देखते ही थे। आज तक तो हमारा स्ट्रेचर ये था, अब ऑडिट की कोई बात करने लग जाए तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी नौबत क्यों आई। दूसरा, आपने वीवीपैट के बारे में कहा कि क्या था आपका क्वेश्चन? 50% वीवीपैट। हाँ, नहीं देखिए, मैं तो कहता हूँ कि मैंने इस पर कई बार लिखा है कि अगर एक बार 100% भी वीवीपैट गिननी पड़ जाए तो कर लो। ये कहना कि जी टाइम लगता है, टाइम का क्या मतलब है? 2.5 महीने तक पूरा देश, पहले वोट से लेके आखिरी रिजल्ट के दिन तक 2.5 महीने लोग वेट करते हैं और बड़े पेशेंटली वेट करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक दिन और वेट कर लेंगे। वीवीपैट, अगर मैं कहता हूँ एक बार तो 100% भी वीवीपैट को गिन दो तो सेटिस्फैक्शन हो जाए, पहले से जनता से डील करके कि आपके सामने 100% कर रहे हैं, दोबारा नहीं करेंगे। एक बार संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद हम बैक टू स्कीम आ जाएंगे। दूसरा, मैं कह रहा हूँ अभी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा क्षेत्र में 5 मशीनें गिनी जाती हैं। 5% लोग उसको गलती से कहते हैं, 5% नहीं है, वो 2.5 या 3% ही है। मैं कहता हूँ 5 भी नहीं, 4 मशीनें कर दो। और कैसे करो? आप सब क्रिकेट देखते हैं, ज़्यादातर देखते हैं, कौन है जो क्रिकेट नहीं देखता? आपको बता देता हूँ, उसमें एक डिसीजन रिव्यू सिस्टम होता है कि दोनों टीमें कहती हैं कि जो LBW था कि नहीं था, ये वो कह जी ये मेरे हिसाब से LBW नहीं था, तो वो थर्ड अंपायर ऊपर बैठा हुआ है, उसको रेफर कर दिया जाता है, वो वीडियो टेप को दोबारा बार से देख के कि जी ये LBW था या नहीं था। तो इनको दोनों टीमों को अलाउड है कि 2 अपीलें कर सकते हैं। अब वे ऑब्वियसली वो पार्टी सिर्फ 2 अलाउड हैं, तो वो गैर जिम्मेदाराना इररिस्पॉन्सिबल अपील नहीं करेगी, क्योंकि अपील करके खो दी तो एक जेन्युइन केस आएगा, उस वक्त वो अपील खो चुके आप, तो बड़े जिम्मेदार है। मैं कहता हूँ कि DRS सिस्टम की तरह हर कैंडिडेट को कह दो कि भैया तू 2 मशीनें चुन ले जिस पे तुझे शुबा है। अभी है कि 10%, 5%, उस 5% में तो इनोसेंट मशीन आ जाएगी, उसमें कोई बेईमानी नहीं निकलेगी, बेईमानी वाली अलग दबी हुई रखी हुई है। हम कहते हैं सिर्फ 2 मशीनों पे टॉप टू रनर्स अप, क्योंकि हार जीत के फैसले से वही प्रभावित होंगे। वो नीचे जिसको 5 वोट आए हैं उसको नहीं गिने इसमें, कि भाई 2 मशीनें तो चुन ले कि जी जिसको गिनवाना तो चाहता है। अब वो कह जी मेरे गांव के ही लोगों ने मुझे, मेरी फैमिली वालों ने मुझे वोट नहीं दिया, ऐसे केसेस आते। वो अपने गांव वाले को तो सबसे पहले गिनवाएगा, और वो अगर ठीक निकलती है तो भाई संतुष्टि हो जाएगी, और अगर बेईमानी निकलती है तो पूरा असेंबली की काउंटिंग करे। लेकिन इनको सुनने वाला कौन? कोई इसे बताइए, इससे बड़ा प्रैक्टिकल सुझाव। और आए दिन रोज़ाना IPL में, क्रिकेट में कितने देखते हैं हम, थर्ड अंपायर की अपील को जब एक्सेप्ट होती है, को रिजेक्ट होती है। लेकिन सिर्फ 5 के बजाय 4 कर दीजिए, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। रैंडमली अगर आप उठाएंगे, रैंडमली का कोई गारंटी नहीं, वो तो इनोसेंट मशीन आएगी। और ये तो है नहीं कि भाई रैंडमली 10% LBW ऊपर जाएंगे, नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 5 जाएंगे, लेकिन जिस पे शुभ है वही तो जाएंगे ना। आपका ये लास्ट रहेगा सवाल। एक वो पूछ सर, जो BLO वाला काम है, अब ज़्यादातर इलेक्शन कमीशन वो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उधार लेता है, और वैसी गवर्नमेंट संस्थाओं में आप नहीं कर रहे, और उसका जो स्टेट पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेशर रहता है, जबकि इलेक्शन कमीशन का जो इम्प्लॉइज है उस मामले में प्रेशर मुक्त रहता है या बहुत कम प्रेशर रहता है। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तक डेवलप नहीं हुआ, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि जो वोटिंग
जो है इसकी वोटर लिस्ट है उसमें लगातार ये मतलब घपला हो रहा है। और अगर परमानेंट हमारा इलेक्शन कमीशन का मैकेनिज्म होगा तो उससे ये घपला भी कम होने का चांस है। चलिए देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास टोटल स्टाफ इतने बगेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड 1000 लोग हैं, 500 दिल्ली में, 500 पूरे इंडिया में, और जो लोग इलेक्शन कराते हैं वो 1.5 करोड़ हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन 1.5 करोड़ एम्प्लॉई बना ले? 1000 एम्प्लॉई से काम चल रहा है हमारा परमानेंट बेसिस पे। सिर्फ इलेक्शन के दिन के लिए 1.5 करोड़ आते हैं, 1.5 करोड़ सरकारी दफ्तरों से, और वो पूरे अंडर अवर डिसिप्लिन ऑन डेपुटेशन टू इलेक्शन कमीशन। आप कह रहे हैं उनको बजाय इलेक्शन कमीशन ही उनको, तो 1.5 करोड़ जॉब हम क्रिएट कर लें? बताइए। मेरा कहना इलेक्शन जिस दिन करवाएं उस दिन लेना ही पड़ेगा, तो बीएलओ का काम है। हाँ, तो वोटर लिस्ट बनाओ, BLO वो देखिए BLO का काम जो है ना, ये BLO को बड़ी इज्जत और इतनी पावर उसको मिल गई। कितने एक गांव में 1000 वोट अगर हैं तो वो 3 लोग हैं जो हर महीने डेथ हो जाती है, तो 3 लोग ना में से उसने काटने, 2-3 लोग होंगे जो 18 के उन दिनों हो जाएंगे तो उसने डालने। तो BLO का इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और उसके लिए उसको ऑनरेरियम मिलता है। BLO खुश हैं, शुरू में उन्होंने नखरे किए थे कि साहब हमारे पास तो इतना काम है, एजुकेशन और क्लास और ये वो। एक तो सिर्फ टीचर्स ही नहीं है, वो पटवारी भी हो सकता है, वो BDO का स्टाफ हो सकता है, कोई भी 12-13 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो कोई से हैं। और ये काम बहुत पार्ट टाइम है, बहुत माइनर काम है, इतनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जितना आपको बताने की कोशिश की जाती है कि भाई महीने में एक आदमी आके कहे कि जी मेरा नाम मुझे दिखाओ और मैं फॉर्म भरता हूँ, उसको भर दो, तो कौन सा बड़ा काम है। अच्छा, शुरू में इनको जब ये मुखालफत करते तो मैंने इनको समझाया, मैंने कहा तुम CEC से ज़्यादा पावरफुल हो तुम, क्योंकि जिसका नाम मिसिंग है उसको डालने वाले तुम होगे। मेरे पास सिफारिश आती थी, बड़े बड़े जनरल्स की आती थी, एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता की, कि साहब मेरे कज़िन का, मेरे मेड का नाम नहीं है, 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, डाल दो। तो मैंने कह दिया थैंक यू वेरी मच। मुझे शर्म आती थी कि यार एक जो हमारा फ़र्ज़ है इलेक्टोरल रोल पे नाम डालना, उसको करना इतना बड़ा फेवर की तरह पेश किया जाए, तो BLO के पास वो पावर है, वो मेरे पास तो नहीं है, वो तो BLO के पास पावर है, उसी को मैं कहूँगा। तो मैंने जब उनको बताया कि तुम तो पावरफुल हो, तुमको पावर दिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग सिफारिश कर के लगने की बात करेंगे BLO, क्योंकि उसके ज़रिए बेईमानी भी करेंगे, है ना। उस बेईमानी को मैंने इसीलिए कहा है हमारे, लेकिन हम उनको ट्रस्ट नहीं करते, इसीलिए हम उनके ऊपर BLA लगाना चाहते हैं कि जो उन पर वॉच रखे ऑन ए डेली बेसिस, है ना। देखिए ये आप जान के चलिए, इलेक्शन कमीशन जो है स्टूपिड नहीं है, बहुत स्मार्ट लोग हैं, 60 साल 40 साल का गवर्नमेंट के तजर्बे, उनमें से वो स्मार्टनेस बेईमानी के लिए कर लें, चालाकी के लिए कर लें, ईमानदारी के लिए कर लें, ये इनका ऑप्शन है। और आपने देख लिया, जो अच्छा करते हैं वो आपको मालूम है, जो अच्छा नहीं करते वो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन उनको स्टूपिड ना मानिएगा, दे आर वेरी ब्राइट। सवाल पूछने वाले को कोई प्रश्न से ज़्यादा जानकारी है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट कहता है जुमला के आर्टिकल ही है। हम लोग यात्रा करने वाले थे, अरविंद मोदी जी ये सब यूपी के 23 जिलों में, हम लोग के बीच ये हड़बड़ी हो गई कि जो भी करना है भाई कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले कर लो। कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही ये शब्द आता है, इसके बाद क्या हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कोई इंस्ट्रक्शन है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इलेक्टोरल प्रोसेस को जो कंडक्ट करते हैं वो इंडिविजुअल या जन संगठन या सिविल सोसाइटी के किसी भी कैंपेन को जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है उसको सीज करने का या विदाउट उसके परमिशन न करने देने का राइट उसको आ जाता है। तो ये दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि ये जो इलेक्शन के बाद 48 घंटे 6 दिन के बाद जो ये वोटर परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, ये क्या है, मतलब उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? आपके एक सवाल छोटा सा आपके समय में एक FIR दर्ज हुई थी आंध्रा में, EVM टेम्परिंग थी, आप जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत, उसका क्या हुआ? मुझे क्या मालूम
कितनी FIR दर्ज हुई थी, क्या हुआ उसका, मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ी था उसमें। नहीं ज़रूर हुई होगी, एक नहीं 50 हुई थी, 100 हुई थी, लेकिन उसका हम पर्सनली ट्रैक थोड़ी रखते कि जी हमने 40 साल पहले ये किया था, 20 साल पहले उसको क्या हुआ। भाड़ में जाए, हमने अपना काम करके आगे निकल गया, अच्छा या बुरा हमने कर लिया, खुदा जानता है, हम जानते हैं कि हमने ठीक काम किया, खुदा को हाजिर नाजिर जान के किया। उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये जो कोड के बारे में, ये जो आपने पूछा कि ये बिल्कुल ठीक पूछा कि ये मॉडल कोड को लोग अब्यूज़ करते हैं, कलेक्टर वगैरह, कि ये कोड लग गया अब कुछ नहीं हो सकता, ये बकवास है। मैं एक्सप्लेन करते करते मैं थक गया कि कोड, अगर आप मॉडल कोड को डाउनलोड कर लीजिए, आप ज़रूर आए, सजेस्ट टू एवरीबडी, बहुत यूज़फुल चीज़ है, 5-7 पेजेस का है, सिर्फ एक चीज़ की ममानियत है, सिर्फ एक चीज़ की, कि आप कोई नया स्कीम नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, हर ऑनगोइंग काम चलता रहेगा, हर पुरानी स्कीम चलती रहेगी, और उसी में कि कोई नया ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपने फ़ौरन इलेक्शन के दौरान DM बदल दिया, उसको कोई मैसेज देके, तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि और कोई बाकी सारे होता क्या है कि सरकार, ये मिनिस्ट्रियाँ और लोग सारे काम बंद कर देते हैं जी, मॉडल कोड लग गया। और कई बार हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को बुला के अड़काया है कि साहब मिनिस्ट्रियों को बोलो कि काम क्यों रोक दिया, क्यों कोई काम रोकना नहीं, और बल्कि इमरजेंसी हो तो नई स्कीम भी अलाउड है, कोई फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, जलजला आ गया, तो हमसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं। और अदरवाइज़ नॉर्मल कोर्स में भी अगर हमसे पूछे, हम ये है कि अगर आपको कोई नई स्कीम बहुत इम्पोर्टेंट लग रही है, करनी भी है, तो सिर्फ उसमें ये लिखा है हमसे पहले पूछ लीजिए। एक दफ़ा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट एक पेट्रोल के दाम घटाना चाहती थी, 5 जगह इलेक्शन चल रहा था, तो वो दाम घटाएंगे तो पॉपुलर हो जाएंगे, उनको वोट मिल जाएगा, तो नॉर्मली हम ये चीज़ अलाउ नहीं करते। लेकिन 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा, पूरे देश इससे प्रभावित होता, तो हमने फैसला ये किया, हमने कहा कि ठीक है आप दाम घटा रहे हैं, घटा दीजिए, क्योंकि पूरे देश को फ़ायदा होने जा रहा है, सिर्फ इन 5 स्टेट में 2 महीने बाद कीजिएगा। बाहर मीडियम ने ढूंढ लिया, रोका नहीं, तो इसलिए कि जी सब काम रोक देते हैं, ये मॉडल कोड बड़ी ख़राब चीज़ है, इलेक्शन कमीशन बहुत नालायक है, सब काम रोक देता है, झूठ है, बकवास है, कोई काम नहीं रुकता, सिर्फ नए स्कीम। अच्छा, उस पर मैं नेताओं से पूछता हूँ कि 4 साल 11 महीने पावर में, तो ब्राइट आइडिया उनको आता नहीं, सारा ब्राइट आइडिया नई स्कीम का उनको इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले ही क्यों आते हैं, जनता को लुभाने के लिए। उसको सिर्फ उसकी रोकथाम हम करते हैं कि जनता को लुभाने की कोशिश चालाकी करोगे, वो हमको मंजूर नहीं है, वो उस चीज़ को हम रोकते हैं, बाकी हर चीज़ अलाउड है। अच्छा, वोट के नंबर ये हमने ऑलरेडी कह दिया कि डिस्क्रिपेंसी का कोई लॉजिक ही नहीं है, झूठ बोलते हैं कि ये फिगर मैच नहीं कर रही, और चूँकि सिस्टम ही ऐसा हो गया, सुप्रीम कोर्ट में बार बार केस जाके और वहाँ से क्लिंचिंग इसका सुबह न निकले डिसीजन, ये इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है। अब क्या बताया, हर किस्म के फैसले आते रहे ऊपर से भी। हाँ जी, लास्ट एक लेडी ने बात कर, 1 मिनट प्लीज, क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट। राजनीतिक दलों का जो घोषणा पत्र होता है उसकी संवैधानिकता, ये हमारा प्रश्न है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पार्लियामेंट में मोदी की गारंटी के ऊपर में उन्होंने प्रश्न पूछा, और उन्होंने अपने उस उद्बोधन में उन्होंने 11 मोदी की जो घोषणाएं थी चुनाव पूर्व की, उसको उन्होंने ये बताया कि आपका जुमला था, और उन्होंने ये पार्लियामेंट में स्पीच दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जो राजनीतिक दल जो घोषणा करते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, अगर ऐसा ही होता रहा तो ये तो मतहरण है, ये डेमोक्रेसी हुई कहाँ पे। और फिर चुनाव आयोग मौन है, उसका उसके ऊपर में अधिकार है अथवा नहीं है, अधिकार अगर नहीं है तो इसके ऊपर में उन्होंने क्या कुछ किया नहीं किया, या सिविल सोसाइटी को क्या करना चाहिए। एक तो हमारा ये है, इसी का एक दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी अमेरिकी खुफिया विभाग की जो चीफ है उन्होंने और एलन मस्क ने, दोनों ने ये कहा कि जो ईवीएम मशीन है वो बाज़ाब्ता है, हो सकता है, इस वक्त। तो जब इतने बड़े जो दिग्गज हैं उनका ये कहना है, तो ईसीआई कैसे कह सकती है कि ये हो नहीं सकता। ये मतलब हमारा
आप जी जी साथ में पूछ लीजिए। नहीं मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाऊँगा, प्लीज। मैं भूल जाऊँगा। देखिए संवैधानिकता ऑफ मॉडल कोड मैनिफेस्टो वो तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पे एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि साहब ये मैनिफेस्टो में इर्रेस्पॉन्सिबल प्रोमिसेस करते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया कि आप इनको बुला के पॉलिटिकल पार्टी से गाइडलाइंस बनाइए। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन गलत था। खुद ही उन्होंने कहा कि साहब वो मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस आर नॉट ए क्राइम, नॉट ए वायलेशन, इट्स नॉट करप्शन। अगर करप्शन नहीं है तो फिर उसमें दाखिल देने का क्या मतलब है? लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ न कुछ तो करके दिखाना है ना। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के आप मीटिंग बुला के गाइडलाइंस बनाइए। तो पॉलिटिकल पार्टीज की जब मीटिंग बुलाई वो सब चढ़ पड़ी, इलेक्शन कमीशन पे दौड़ पड़ी कि आप होते कौन हैं हमसे पूछने वाले। हम अपनी जनता को क्या अपना जो अनाउंसमेंट है, हमारी पॉलिसीज़ कैसे बताएंगे? मैनिफेस्टो से बताएंगे? आप अपना मुंह बंद रखिए। तो बात ठीक कह रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ने भी हाँ जी बात तो ठीक कह रहे हैं, चलिए कुछ गाइडलाइन कि भाई आप जो जब अनाउंसमेंट करें ज़रा जिम्मेदारी से सोच समझ के कीजिएगा। सब ने अपनी खाना पूरी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इधर पास ऑन करके उन्होंने एक अजीब सी गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिएगा, उस गाइडलाइन के ज़रिए सब ने अपने खाना पूरी कर दी। मैनिफेस्टो पे लीगली कोई रोक नहीं लग सकती। अगर ये कोई ऑफेंस नहीं है, कोई वायलेशन नहीं है, तो आप किस वजह से इस पर पाबंदी लगा सकते हैं? फिर आपने इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया कि मॉडल कोड मैनिफेस्टो की पे अमल हुआ कि नहीं हुआ। मैं याद रखूँगा, वोटर आप हैं, आप याद रखिए। जिसने नहीं दिया, जो पूरा नहीं किया, उसको वोट क्यों देते हैं आप? वोट आप दे देते हो। 1,000 किलोमीटर लोग पैदल चल के गए हैं कोविड के बाद या डिमोनेटाइजेशन के बाद, लेकिन जब वहाँ जाके वोट किसको देते हैं वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे। भाई आप वोटर का ने अपनी हर जिम्मेदारी के कोई और आपके लिए फैसला कर दे। आपकी जिम्मेदारी, आपकी पावर है। अगर किसी पार्टी ने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं किया उसको सज़ा देना आपका काम है। आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ किसी और से करें। इलेक्शन कमीशन के पास क्या तरीका है ये जानने का कि किस तरह का किसने कितना कहा, क्या ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन को माफ़ रखिएगा इससे। ट्रम्प ये जो है ना बार बार आता है कि जी ट्रम्प ने कह दिया। ट्रम्प तो हर किस्म की बेहुदा बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं, सुबह से शाम बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं। और पता उन्होंने कहा या किसने कहा जी कि जी ईवीएम तुलसी कबाड़ नहीं है जिससे किसी ने भी कहा। अरे भाई उसने जो बात की वो अमेरिकन मशीनों की बात कही। अमेरिकन मशीनें ज़रूर गड़बड़ होंगी, हम तो उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिफेंड भी नहीं कर रहे। और अमेरिका में सैकड़ों किस्म की मशीनें, वहाँ पे एक सिंगल सिस्टम नहीं है। हिंदुस्तान में सिंगल सिस्टम है। अमेरिका हमसे 1/4 है, लेकिन वहाँ पे 10,000 काउंटीज़ हैं। हर एक काउंटी की अलग इलेक्शन का सिस्टम है। 10,000 सिस्टम है वहाँ पे, जिनमें से हज़ारों ईवीएम यूज़ करते हैं। और एक प्रकार की, दूसरे प्रकार की, 5वीं प्रकार की, 25वीं प्रकार की ईवीएम यूज़ करते हैं। कैसी यूज़ करते हैं हमें नहीं मालूम। हमारी ईवीएम की बात करो, हमारी ईवीएम टिल टुडे, आगे का भरोसा नहीं, टिल टुडे कोई उसको कोई चैलेंज करके दिखाई। सिर्फ ईवीएम बाई सेल्फ। मर्सिडीज़ कार में और टाटा नैनो में कोई फ़र्क नहीं है क्या कि जी टाटा नैनो ख़राब हो गई तो मर्सिडीज़ लेनी बंद कर दो? ये थोड़ी होता है। ईवीएम उनकी ख़राब हो गई तो बंद कर दो। तो उसको लेके कि जी इंडिया में भी देखो उन्होंने कह दिया कि ईवीएम डिपेंडेबल नहीं है। तो अरे भाई ईवीएम तो एक जेनेरिक नाम है एक मशीन का। उस मशीन की क्वालिटी, किस तरह का मैन्युफैक्चर है, क्या बिल्ट इन सेफ गार्ड है, वो सारी चीज़ें तो अलग अलग है। हमारी मशीन अमेरिकन मशीनों से बिल्कुल अलग है। और हमारे फुल प्रूफ उसके ऊपर चेक्स हैं, कस्टोडियल चेक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से। मैं लिस्ट बनाऊँ तो अब 2 घंटे का लेक्चर सिर्फ उसी पे हो जाएगा। इसलिए ट्रम्प और तुलसी गबाड़ और उनको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने इनफैक्ट इंडिया पे कमेंट भी नहीं किए। उन्होंने अपनी मशीनों की बात की है। दे आर एंटाइटल्ड टू, उस पर करें, बंद करते। लास्ट क्वेश्चन। नमस्ते सर, बनारस से हूँ। एक 2-3 इंसिडेंट है हम लोगों के सामने। मैंने भी कुछ कैंपेन में और वोटिंग के टाइम पे ड्यूटी की है, तो थोड़ा सा देखा है। तो एक तो इंसिडेंट है बलिया और बनारस, मतलब पूरा वो जो एमएलसी का चुनाव हुआ और वहाँ पे सपा के महाशय जीत रहे थे। और
अंतर है वहाँ पे मैनेज होता है कि जब टेबल पे गिनतियाँ हुई और उसको काउंट करके इकट्ठा जब वहाँ भेजा जाता है तो वो जो जोड़ा जाता है उसमें गड़बड़ी की गई। कहा जाता है कि 1000 जो और जनरल तमाम खड़े होते हैं लोग उनके वोट वहाँ जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह की बात होती है। एक तो इसकी सच्चाई समझने की थोड़ा, और दूसरा कि वोटर लिस्ट जो है, मैंने बनारस के इलेक्शन में देखा कि पंचायतों के इलेक्शन में कोई और वोटर लिस्ट यूज हो रही है और विधानसभा के और लोकसभा के लिए कोई और वोटर लिस्ट हो रही है। तो ये क्या है और क्यों है? जी देखिए, दूसरे बात का जवाब देता हूँ। पहला कोई तो आपकी एक कमेंट की थी कि वोटर लिस्ट दो अलग अलग इसलिए होती हैं कि उनको उन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग है। विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। पंचायत के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो खुद अपनी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और हमारे अंडर में नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना इलेक्टोरल रोल बनाना चाहती है तो उसकी मर्जी। फिर इलेक्टोरल रोल में फ़र्क कैसे हो जाता है? 1 महीने पहले देखिए, मेरे अभी तक लगा हुआ है, मेरी हरियाणा में एक इलेक्शन होता, किस चीज़ का हुआ था, जो कुछ भी था, बहरहाल मैंने वोट दिया, निशान है। मैं 1 महीने पहले जाता हूँ और 1 महीने बाद किसी दूसरे इलेक्शन में मेरा नाम कटा हुआ हो क्योंकि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने किया। इस पे बड़ी चिंता होती रही है। और जो लेटेस्ट एक्ट पास हुआ है, या आई थिंक उस कॉन्सेप्ट में डिबेट हुई थी कि कॉमन रोल होना चाहिए, क्योंकि वो वोटर तो आप ही हैं, चाहे पंचायत के लिए करें, सब विधानसभा के लिए करें कि लोकसभा के लिए करें, वोटर तो एक ही हैं, तो एक ही होना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल फेवर करता हूँ। और एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की एक साल में 2 बार मीटिंग्स होती हैं हर साल, उनमें से एक में वो CEC को भी बुलाते हैं। मेरे वक्त में भी मुझे बुलाया गया। उस वक्त मैंने उनको एक सुझाव दिया था कि कॉमन होना चाहिए, और उसका तरीका ये है कि मैं विधानसभा का इलेक्शन कर रहा हूँ, पूरे गांव में 700-800 वोटर हैं, तो पूरे गांव का सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन है मेरा। पंचायत का इलेक्शन होगा तो वहाँ पे 10-12 वार्ड होंगे, तो 10-12 पोलिंग स्टेशन होंगे। मुझे इन वार्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैंने कहा सबसे इलाज इसका बड़ा साफ़ सुथरा है कि साहब एक ही वो होगा। आप पंचायत के लिए जो इलेक्शन कर रहे हैं तो पूरा डेटा यूज़ कीजिए। मैं विधानसभा का करूँगा तो पंचायत वाला डेटा को मास्क कर लूँगा। मास्क समझते हैं ना, उसको छुपा दूँगा, उसके ऊपर एक कवर चढ़ा दूँगा। और जब पंचायत का इलेक्शन नहीं करना है तो वो मास्क हटा दूँगा ताकि मुझे नीचे का डेटा भी समझ में आ जाए। तो डेटा वही होगा, लेकिन मास्क के नॉन मास्किंग के मैकेनिज्म के से उसके दोनों इस्तेमाल किया जा सकते हैं। अब इसमें सिर्फ एक ऑपरेशनल झगड़ा हो सकता है कि अगर CEC ऑफ इंडिया इसे को बना रहा है तो वो तो सुप्रीमेसी अपनी चाहेगा, है ना। वो तो चाहेगा कि उसके जो वो कह रहा है उधर लोकल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर में उसके आने की पॉसिबिलिटी है, वो अपना कुछ टांग अड़ाए तो मैं उसके खिलाफ एक्शन तो ले नहीं सकता। तो इस ऑपरेशनल डिटेल को तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी कि ये पावर ही टोटली उधर दे दी जाए, जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन को रोल सिर्फ पंचायत के वार्ड्स में डिवीजन, वोटर आप ही हैं लेकिन आप कौन से वार्ड में पड़ती हैं, बस एक लाइन वो खींचनी है। वो लाइन खींच दी तो आपका वार्ड दिखाई देगा, वो हटा दी तो आप पूरे का हिस्सा बन गई। ये इसकी ऑपरेशनल लीड है, लेकिन इसका कोई बहुत इम्पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। दिमाग लगाने की ज़रूरत है और पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। करो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पार्लियामेंट में इस पर टॉपिक आ चुका है, इस पर का सोल्यूशन निकालना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोगों का विश्वास खत्म होता है कि अरे 2 महीने पहले तो मैंने वोट दिया था, अब मेरा नाम कैसे कट गया। तो उनका फेथ इस सिस्टम में ख़राब होता है, ये जो अफसोसनाक बात है। देखिए, डीएम का रोल, डीएम तो बहुत स्मार्ट चीज़ होती है, बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन कुछ में से ईमानदार होते हैं, कोई बेईमान होते हैं, कुछ स्पाइनलेस होते हैं, कुछ बुज़दिल होते हैं, कुछ तकड़े होते हैं। अब उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात है कि किसी मिनिस्टर ने, MLA ने कह दिया, अभी जैसे हुआ था गाज़ियाबाद ये कहाँ पे कि जी 102 नाम इनको काट दो, तो फिर से काट दिया उन्होंने। कैसे काट दिया? क्योंकि कमज़ोर किस्म के डीएम थे,
तगड़े डीएम होते तो एमएलए के मुंह पे फेंकते कि साहब ये मुझे मरवाओगे, इलेक्शन कमीशन मुझे हैंग कर देगा, तो बचाने आएगा मुझे। तो इसलिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर एक दो के खिलाफ एक्शन हो जाए ना, तो ये जो बॉर्डर लाइन डरपोक लोग हैं इनमें जान आ जाएगी कि देखो फलां को इलेक्शन कमीशन ने डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया, हम थोड़ी मरना चाहते हैं। तो वो कम से कम एमएलए को जो एमएलए को खुश करने के लिए चमचागिरी में तैयार है कि 102 नाम उसने काट दिए, क्योंकि एमएलए साहब होते क्या हैं, मंत्री ये लोकल होते क्या हैं इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। इट इज़ ओनली द इलेक्शन कमीशन विच मैटर।